अस्सलाम वालेकुम। मुबीन, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे जो कि रिलेट कर रहा था नॉन एडजस्टेबल एडवांस से। ठीक है, बेसिकली नॉन एडजस्टेबल एडवांस, ये कॉन्सेप्ट हम समझ रहे थे। हमने ये समझा कि नॉन एडजस्टेबल एडवांस एक्चुअली होता क्या है और इनकम टैक्स में उसकी ट्रीटमेंट क्या होनी है, ये हम इस क्वेश्चन के साथ इस एग्जांपल को सॉल्व करते हुए समझेंगे। अच्छा, मिस्टर बाबर rented out his house to Qasim on 1/9/2012, ठीक है, at monthly rent of 80,000। the fair market value per month rent was, ठीक है, से 90,000 था। In addition to monthly rent, Qasim also agreed to pay 6 lakh as non-adjustable advance। ठीक है, कासम जो कि टेनेंट है, ये है ओनर। तो कासिम ने एग्री किया कि वो 6 लाख रुपया एज नॉन एडजस्टेबल एडवांस भी देगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि ये बात थी 1/9/2012 की। ठीक है, और अब क्या हुआ कि कासिम ने वेकेट कर दिया हाउस 31/1/2015 को। ठीक है, और उसके बाद उसने द हाउस वॉज गिवन टू न्यू टेनेंट उमर को दे दिया उसने अगले ही दिन, यकम फेब को, एट मंथली रेंट ऑफ 1,20,000। द न्यू टेनेंट गेव 9 लाख एस नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। ठीक है, विच वॉज पार्टली यूज टू रीपे 6 लाख। इसी से उसने 6 लाख वापस कर दिया उसका, कासिम का। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? वो कहता है कि कैलकुलेट करें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का है, उसने उसने हमें टैक्स कैलकुलेट करने को नहीं कहा। मतलब अभी हमने रेट लगाने से पहले वाली फिगर जो है वो निकालनी है। बेसिकली हमने सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की वर्किंग करनी है। वो कहता है किस किस साल की? 2013, 2014 और 2015 की। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं कि से हम यहाँ पे टैक्स ईयर 2013 की स्टार्ट कर लेते हैं। ये स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है कि टैक्स ईयर 2013, अनलेस के बताया गया होगा कोई स्पेशल टैक्स ईयर है, नॉर्मली साइलेंट क्वेश्चन में हम यही समझते हैं कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। सो ये कब शुरू हुआ होगा? ये शुरू होगा 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, 1 जुलाई 2012 से 30 जून 2013 तक। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले रेंट इनकम जो है उसकी बात कर लेते हैं। इसको रेंट कितना मिला होगा मुबीन? सर ये वैसे अगस्त से नहीं होगा। अगस्त से? टैक्स ईयर अगस्त से कैसे स्टार्ट होने लग गया सर 9th मंथ। बेटा? अभी तो 9 मंथ कैसे, क्या कह रहे हो? मतलब साल तो पूरा 12 महीने का होता है ना नॉर्मल टैक्स ईयर। इसको जरा कैलकुलेट करो ना, इसका जो आ रहा है आपका रेंटल इनकम, वो जरा कैलकुलेट करके मुझे बताओ। कर लिए? एक मिनट। 10,80,000। 10,80,000? 2000? 10,80,000। कितना रेंट लिया आपने? 90,000। 90,000। अच्छा, 90,000 को कितने मंथ पे रेंट पे था ये? 12।
12? यार ये कल मैंने करवाया था मुबीन, ऐसे ना करो यार, आप फोकस नहीं कर रहे होते। ये बताया हुआ है कि इस डेट से, कल इतना तो मैं करवा के गया था आपको क्वेश्चन, कि इस डेट से रेंट पे दिया है, तो ये 12 महीने कैसे हो गए? एक सर 10। हाँ, ये गलती कभी नहीं करनी। ये वो गलती है जो टीचर को लगता है कि यार ये बच्चा बिल्कुल ही फोकस होके क्वेश्चन नहीं पढ़ता, तब ऐसी गलती होती है। मतलब ये बहुत बेसिक गलती है, ये नहीं दोबारा रिपीट करनी, कि डेटों के अंदर वो नहीं करना गया हर दफा हर क्वेश्चन में 12 मंथ जो है ना वो लिख देने हैं। आई कैप खेलेगा ही इसी चीज के साथ, ठीक है? तो ये चीज, ये वाली गलती नहीं करनी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने नॉन एडजस्टेबल रेंट के ऊपर। बाबर ने कासिम से 6 लाख रुपया लिया था एज नॉन एडजस्टेबल एडवांस, कि भाई जब तुम छोड़ के जाओगे तो मैं 6 लाख रुपया तुम्हें वापस कर दूंगा। मैंने आपको कल ये समझाया था कि इससे रिलेटेड हमारा लॉ क्या कहता है। हमारा लॉ कहता है, इससे रिलेटेड हमारा लॉ कहता है कि वेयर द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग रिसीव from tenant an amount which is not adjustable against the rent, ठीक है, इट शैल बी चार्जेबल। चार्जेबल का वर्ड कब यूज होता है, ये याद रखना है आपने। इनकम के लिए यूज होता है चार्जेबल का वर्ड, और एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है डिडक्शन का वर्ड, ठीक है। इट शैल बी चार्जेबल, इसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में इसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा इन द ईयर इन विच इट वाज रिसीव्ड एंड द फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। वो कहता है अगर आपने किसी से नॉन एडजस्टेबल अमाउंट ली है अगेंस्ट रेंट, तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स वाले टैक्स लगाएंगे जिस साल आपने रिसीव की है उस साल, और 9 अगले साल, और इक्वल प्रोपोर्शन पे आपने उसको एक किस्म का डेप्रिसिएट करना है या उसके ऊपर टैक्स देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1000 रुपये का नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को रिसीव किया अगेंस्ट रेंट, ये जिस साल लिया है 2024, इस साल और इससे आगे 9 साल जो है, इसके ऊपर आप टैक्स दोगे इक्वल करके। तो मतलब क्या हुआ, एक ये और 9 अगले, टोटल 10 साल आपने उसके ऊपर टैक्स देना है, और इक्वल करके देना है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर 1000 को 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर, जो मैं हर साल देता रहूंगा जिसके ऊपर टैक्स, ठीक है। ये बात क्लियर हुई है? जी सर। ठीक है। अब इसमें लॉजिकली देखा जाए तो ये मेरी इनकम नहीं है, मुझे तो किसी ने लायबिलिटी के तौर पे पकड़ाई है। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि भाई कानून में जब लिख दिया तो लिख दिया, मतलब कि अगर रेड लाइट पे रुकना है तो कलर आपको बेशक पसंद नहीं है, लेकिन कानून है रेड लाइट पे रुकना तो रुकना पड़ेगा। वो कहते हैं भाई आपका नॉन एडजस्टेबल जो अमाउंट आप ले रहे हो ना, इसके ऊपर आपने टैक्स देना है, ठीक है। तो इसके पीछे मैं अगर लॉजिक बताऊं ना, तो मुझे लगता है कि ये लॉजिक इसलिए है कि आपको एक बंदा अपने पैसे दे रहा है और वो आपने अपने से सेविंग अकाउंट में रख दो या उससे फायदा आज उठा लोगे, उसको तो वापस करना है जब वो छोड़ के जाएगा, तो आप उसके ऊपर कहीं ना कहीं बेनिफिट ले रहे हो। तो टैक्स वाले कहते हैं कि भाई उसको अगले 10 साल के ऊपर जो है ना आप उसके ऊपर टैक्स देना शुरू कर दो। ये एक किस्म की इनकम समझी जाती है जो कि एक्चुअली इनकम नहीं है, डीम्ड इनकम समझा जाता है इसको, ठीक है। तो इसको अब हम ट्रीट करते हैं अपने क्वेश्चन में। नॉन एडजस्टेबल रेंट कितना लिया है उसने, 6 लाख। इसको डिवाइड कर देंगे हम 10 पे, तो कितना आ गया, 60,000, जी ठीक है। तो हमारा ये आ गया 60,000। तो ये टोटल मैंने किया इन दोनों को तो 9,60,000 आ गया। अब
इसके बाद इस स्टेप पे आने के बाद हम क्या करते हैं मुबीन? फिर इसके बाद वो जो एडमिसिबल अलाउंसेस होते हैं हाँ, डिडक्शन होती लेस कर देना है एडमिसिबल एक्सपेंसेस, और उसमें से एक एक्सपेंस वो है जो कि अलाउंस के तौर पे मिलता है, चाहे क्वेश्चन में कोई डाटा दिया हो ना दिया हो, वो हमने करना ही करना है। बाकी तो कोई डाटा होगा तो उस हिसाब से हम वर्किंग करेंगे, लेकिन एक ऐसा है जो हमेशा होता है, वो कौन सा है? है रिपेयर रिपेयर अलाउंस, ठीक है। और रिपेयर अलाउंस के लिए क्या फार्मूला है कि जो आपकी ये वाली वैल्यू आएगी उसको उसका वन कंप्लीट फिफ्थ ले लेना है, ठीक है। तो ये हमारा वन फिफ्थ निकालो कितना आता है? 1,92,000 ठीक हो गया। तो हमारा जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आई है वो कितनी है? 7,88,000। ठीक हो गया। ये यहाँ तक क्लियर है। अब आप 2000 टैक्स ईयर 2014 की खुद वर्किंग करो जरा जल्दी से। कर लिया मुबीन? से बस एक वर्किंग है। कर लो कर लो।
सर यही आंसर है। ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं अगले साल, जो सबसे मुश्किल वाला साल है। अब ज़रा 2015 का डाटा आप निकालो, और 2015 का डाटे के हिसाब से ना आपने अब जो है वो वर्किंग, सिर्फ रेंट इनकम मुझे बता दो 2015 की। छह लाख। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो एक दफा। आसिम ने विकेट कर दिया है घर 31/1/2015 को। उसके बाद घर चला गया उमर के पास 1 फ़रवरी 2015 से। जुलाई से सर ये बन गया जून तक का टाइम है ना, दरमियान में जनवरी के एंड तक कितने महीने बने जुलाई से ऑनवर्ड? 5 लाख 40। कितना? 5 लाख 40। गलत। अच्छा मुझे बताओ, जुलाई से जनवरी 31 तक, जुलाई से यकम 1 जुलाई 2014 से 31 जनवरी 2015 तक कितने महीने बने? सर 7 मंथ 6 लाख 30 हजार। 7 मंथ कितने से मल्टीप्लाई करूं? 90,000। 90,000 से। ये हो गई उसकी जो रेंटल इनकम है, किससे? कासिम से। प्लस उसने फरवरी 1 को दे दिया है 2015 से 30/6/2015 तक उसने उमर को दे दिया है। और उमर के कितने मंथ बन गए? सर उम्र के 5। 5। और कितना रेंट यहाँ पे लिखूं? 6 लाख। 6 लाख। सॉरी 1 लाख 20 हजार। हाँ टोटल एक। इनकम। चलो, और अब इन दोनों का टोटल करो जरा। ₹12 लाख 30 हजार। ठीक है, ये आ गया रेंटल इनकम। ये तो यहाँ तक तो थोड़ा सा ट्रिकी था, बट ये आपको पता था कैसे ही करना है, कि उसको उस हिसाब से करना है। मसला अब आएगा यहाँ पे, जो हमने एडवांस और नॉन एडजस्टेबल की बात कर रहे हैं। अब हमें जो था वो मिला था पहले कासिम से 6 लाख। ठीक है, एक तो ये कहानी होगी। अब जब वो छोड़ के गया तो उमर से हमने 9 लाख लिया, और 9 लाख में से 6 लाख इसको दे दिए। तो चाहे इसको अपने पास से पॉकेट से देते, चाहे जो अगले टेनेंट से पैसे आ रहे हैं हमें उससे लेके देते, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या अब हम 6 लाख के ऊपर इसको 10 पे डिवाइड करके वैल्यू लिखें, इसको 10 पे डिवाइड करके वैल्यू लिखें, ये चीज़ देखनी है। तो इसको देखने के लिए हम अपनी प्रोविजन पढ़ते हैं। ठीक है, where an amount which is not adjustable against the rent is refunded by the owner to the tenant on termination of tenancy before the expiry of 10 years.
ठीक है, जैसे हमारे केस में हुआ है कि कासम के 10 साल पूरे होने से पहले ही वो छोड़ गया, उसने टर्मिनेट कर दिया रहना वहाँ पे, तो 10 साल की एक्सपायरी से पहले ही हमें उसको पैसे वापस करने पड़े। नो पोर्शन ऑफ अमाउंट शैल बी allocated to the tax year in which it is refunded or any subsequent tax year। इसका मतलब क्या है मुबीन, ये जो लास्ट लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूँ? सर यानी कि कह रहे हैं कि अमाउंट का कोई भी हिस्सा यानी कि इसको अपोर्शन नहीं करेंगे तो इस टैक्स ईयर में जिसमें मतलब ये फंडेड हुआ हो। ये 6 लाख जो था ना, जिसको हम हर दफा पिछले 2 सालों में 10 पे डिवाइड करके यहाँ पे 60,000 लिखते आ रहे थे, वो कहता है कि अगर आप इसको 10 साल से पहले छोड़, वो आपको बंदा छोड़ देता है और आप इसको वापस कर देते हो, तो फिर जिस साल वो छोड़ के गया है उस साल ये 10 पे डिवाइड करके नहीं डालना। मतलब जिस साल वो आया है, बेशक 1 महीने पहले आया हो, उस साल तो हमने ऐड करना है उसकी वैल्यू में, नॉन एडजस्टेबल। लेकिन जिस साल छोड़ के गया है, बेशक आखिरी महीने में छोड़ के जा रहा हो, उस साल हमने ये नहीं करना है। सो ये ऐसे है कि जिस साल आपके पास पैसे आए हैं उस साल आपने 10 पे डिवाइड करके अपनी इनकम का पार्ट बना लेना है, और जिस साल वो छोड़ के जा रहा है उस साल आपने इसको पार्ट नहीं बनाना। ये क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब इसे अगली प्रोविजन पे आते हैं। अब वो कहता है वेयर द ओनर हैज रिफंडेड नॉन एडजस्टेबल अमाउंट टू द टेनेंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी एंड द ओनर लेट आउट द बिल्डिंग टू सक्सीडिंग टेनेंट, उसने एक अगले किराएदार को दे दिया किराए पे, देन द न्यू एडवांस, अब ये बात अच्छे से समझनी है, न्यू एडवांस जो उसने लिया है लेस such portion of earlier amount that was charged to tax shall be chargeable under the head of income from property। ये जरा पढ़ो, ये जो यहाँ से है ना, न्यू एडवांस लेस पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट और डेट वाज चार्ज टू द टैक्स शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द टैक्स ईयर इन विच इट वाज रिसीव्ड एंड फॉलोइंग 9 ईयर इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब ये आपको कह रहा है कि आप इस सिनेरियो में बैठे हो कि आपने पुराने किराएदार से भी लिया हुआ था और वो किराएदार छोड़ के गया तो आपने उसको वो वापस कर दी, प्लस आपने नया किराएदार भी रख लिया और उससे पैसे ले लिए। अब वो कहता है कि क्या करना है, कि अब आपने नए एडवांस को कैसे ट्रीट करना है। तो ये जरा पढ़ के ना मुझे यहाँ से समझा दो एक दफा, यहाँ से लेके यहाँ तक के ये क्या कहना चाह रहा है। सर इसमें वो कह रहे हैं कि जो उसको न्यू एडवांस मिलेगा ना किसी दूसरे जी टेनेंट की जी, तरफ से, उसके अंदर जो पहला टेनेंट होगा जिसने जितना यानी कि कर लिया होगा, यानी कि जिस तरह हमने क्वेश्चन में 2 साल की लिखी है, बिल्कुल वो लेस कर देंगे अमाउंट, और जो लेस करेंगे अमाउंट जो रह जाएंगे बाकी वो आगे 10 सालों में पोर्शन होगा। एग्जैक्टली। चलो, वेल डन यार, ग्रेट, यही मैं समझाना चाह रहा था। तो तुमने हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, ब्रॉडर सोचना है। अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहली दफ़ा जब मैं किसी बच्चे को पढ़ाता हूँ ना तो वो बच्चा यहाँ पे लाजमी कंफ्यूज होता है, तो आपने माशाल्लाह से बिल्कुल 100% सही समझा है लॉ की वर्डिंग को। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। अब मुझे आपने बताना है कि इस साल मैं नॉन एडजस्टेबल टैक्स में जो वर्किंग करूँगा वो मैं क्या करूँ, मैं 6 लाख को लिखूँ या 9 लाख को यहाँ पे लिखूँ? 9 लाख मैंने नए टेनेंट से लिया है, 6 लाख पुराने टेनेंट से लिया था, उसको मैंने वापस कर दी। यहाँ पे मैं नॉन एडजस्टेबल में क्या लिखूं? कासिम के लिए तो पहले ही यूज होगा 6 लाख वाले, क्योंकि वो 6 मंथ था, और दूसरे के लिए बच्चे नहीं, अभी हम परवीन पढ़ के आए हैं कि जिस साल छोड़ के जाएगा उस साल उसका नहीं लिखना। अभी पढ़ी नहीं है एक परवीन सेकंड के, जिस साल आप, सॉरी मुझे पिछली पता नहीं। ठीक है, क्लियर?
जी वैसे है बिल्कुल। चलो, अब हमने सिर्फ नए टेनेंट का लेना है, जो छोड़ गया उसका हिसाब खत्म हो गया। लेकिन जब नए टेनेंट का लेना है, तो अभी आपने मुझे बताया है कि नए टेनेंट का लेते हुए इसमें से लेस करना है आपने कुछ चीजों को। आपने क्या लेस करना है? ऑलरेडी टैक्स जो करवा चुके हो पिछले 2 सालों में, टैक्स टैक्स ईयर 2013 और टैक्स ईयर 2014 में आप 60-60 हजार रुपया पिछली अमाउंट पे दे नहीं चुके उसके ऊपर टैक्स। यस ये दोनों इसमें से लेस करके फिर इसको 10 पे डिवाइड करना है। ये आएगा 60-80 डिवाइडेड बाय 10। अब जो अमाउंट आएगी 78 हजार, वो मेरी ऐड होगी मेरी इस साल की रेंटल इनकम में। ये दोनों ऐड होके मेरे कितने बन गए? ये जरा यार कैलकुलेट करना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। इतना ही बनता है। सर 7,80,000 तक तो सही बात। ये आप 7 लाख को और इसको जो हमारा रेंट के अमाउंट है इसको और इसको जमा करो, तो ये आ जाएगा। जी सर वेलकम। और फिर हम इसमें से रिपेयर अलाउंस लेस कर देंगे। वो वैल्यू बनेगी, इसका 1/5 ले लो। ले रहे मुबीन यहाँ तक? सर ये थोड़ा नीचे गिर 50 यार अब मेरा। मैं आपको बता देता हूँ ना, इसमें से मैंने क्या किया है, ये अमाउंट आ गई, उसमें से मैंने रिपेयर अलाउंस लेस किया है। तो मेरे पास वो इनकम आ गई जो मेरी प्रॉपर्टी से मुझे रिसीव हुई है, जिसके ऊपर अब मैंने टैक्स देना है। ठीक है, खुद कैलकुलेट कर लो ना, इसके ऊपर आप रिपेयर अलाउंस लगाना है और उसके बाद रिपेयर अलाउंस इसमें से लेस कर देना है, तो हमारे पास जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? जी सर सर यानी कि अब जिस साल वो छोड़ के जाएगा कोई भी टेनेंट हो, भला वो आधे 6 मंथ के लिए छोड़े तो उसके लिए भी नहीं लगेगा इतना वाला। यार उसके लिए भी परवीन ये कहती है कि अगर आपने दोबारा घर किराए पे दे दिया है, तो फिर ये रूल अप्लाई होगा कि आपने जो नए टेनेंट से लिया है ना, वो अमाउंट लिखनी है, उसमें से लेस कर देना है इसे। जैसे आप कह रहे हो कि 6 महीने उसका एडजस्ट होता रहा, तो यहाँ पे 6 महीने 6 साल सॉरी एडजस्ट होता रहा, तो यहाँ पे 6 सालों में जो आप टैक्स करवा चुके हो एग्जिस्टिंग अमाउंट, वो उसमें से लेस करो, फिर जो बचेगा उसको 10 पे डिवाइड करना। नहीं सर मैं बोल पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब ये उसने 1 जनवरी को छोड़ दिया, जी। तो जो उसके मंथ से जिस आपने वो पहले 81 रुपये बताया, 81 रुपये तो उस पर नहीं लगेगा जो छोड़ के जिस लिए वो चला जाएगा। हाँ, वो बेशक पहले दिन छोड़ के जिस साल वो छोड़ के जाएगा उस साल उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगना टैक्स। उस साल उसको 6 लाख को हमने नहीं डिवाइड करना। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब ये हो गया। अब आपका ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? जी सर। ये आपने कम से कम ना मुबीन, आपने ये वाला क्वेश्चन ना खुद से 2 दफा तो लाजमी करना है। ठीक है, और अगर फिर भी आप देखे बगैर ना कर सको ना, तो फिर 3 दफा करना है। मतलब इसको इतनी ग्रिप करनी है कि आप ये बगैर सोचे समझे रेफर किए पीछे से क्वेश्चन को देखे, आप खाली ये स्टेटमेंट पढ़ो और आपके माइंड में वो सारी प्रोविजन है ना वो आ जाए, और उसके बाद आप इसको सोल्व कर सको। इतनी प्रैक्टिस इसकी चाहिए। ठीक है, जी सर मैं इसमें डेट कर। सही हो गया।
तो ये आपका होम होम असाइनमेंट है कि आपने एटलीस्ट 3 दफा जो है ना इसको अटेम्प्ट करना है और बगैर देखे आंसर को खुद से अटेम्प्ट करना है। अच्छा अब इसी क्वेश्चन। हाँ इसी क्वेश्चन को करना है। देखो प्रैक्टिस, ये टेक्स्ट वाला जो होता है ना पेपर, ये प्रैक्टिस मांगता है। इसमें छोटी छोटी प्रवियन होती है, इतनी छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंफर्म भूलोगे। तो जो क्वेश्चन मुझे लगता है ना कि आपकी बेस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको तो मैं आपको कहूंगा कि उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी बेस एक दफा डेवलप हो। अच्छा अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये इस तरह होता कि 2015 में कासिम तो छोड़ गया, लेकिन नया टेनेंट लाजमी तो नहीं है कि अगले दिन ही आ जाए, उम्र हो सकता है ना आता, कोई नया किराएदार मिलते ही ना उसे। अब क्या करना है? अब हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और अज्यूम करते हैं कि टैक्स ईयर 2015 में सिर्फ कासिम छोड़ गया था और कोई नया टेनेंट नहीं आया था। तो अब 2015 की दोबारा से हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी। अच्छा इसको कैलकुलेट करने से पहले एक और प्रोविजन पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, ये वाली। अच्छा खैर ये वाली इसको इससे लिंक ना भी करें तो ठीक है, वैसे मैं पढ़ा के ताकि उसके ऊपर चले जाए। अच्छा वो कहता है नॉन एडजस्टेबल एडवांस इन केस ऑफ ओपन प्लॉट ऑफ लैंड गिवन ऑन रेंट इज नॉट टैक्सेबल अंडर लॉ। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी हमने किए हैं ये बेसिकली हम बिल्डिंग वालों के जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस है ना उसको ले रहे हैं। लैंड के केस में ये टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। सही, यानी कि बिल्डिंग हाउस हाँ वगैरह हाउस वगैरह के लिए, खाली प्लॉट पे। खाली प्लॉट पे नहीं। अब आ जाते हैं हम इस केस में कि अगर उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करें और कासिम छोड़ जाए और उसकी जगह पे नया टेनेंट नहीं आता, तो कासिम कब छोड़ के गया था? अभी हम यहाँ पे देख रहे थे, ये छोड़ के गया था 31/1/2015 को। 15। तो 2000 टैक्स ईयर 2015 की वर्किंग करने लगे हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, ठीक है। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम कितनी बन गई हमारी? 90,000 मल्टीप्लाई बाय 7, ऐसा ही है ना? जी सर। कितना बन गया? 6,30,000। ठीक है ये आ गया। अब इसके अंदर कोई ऐड करेंगे हम नॉन एडजस्टेबल? नो सर। नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। तो अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? यही आ गई 6,30,000। इसके ऊपर हम इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है, रिपेयर अलाउंस, वो आ गया 630 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो कितना आ गया? ये आ गई हमारी फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्लियर? यानी कि सिंपल ही होता है। ये सिंपल हो जाएगा। रूल याद रखना है कि जिस साल वो छोड़ के जाएगा उस साल उसका नॉन एडजस्टेबल का कोई पोर्शन भी टैक्स नहीं करवाना, ठीक है। जिस साल वो आएगा उस साल टैक्स होगा। अगर नया टेनेंट आ जाए उससे भी आप ले लो तो फिर आपने क्या करना है, उसका जो उससे आपने नॉन एडजस्टेबल लिया उसमें से वो पोर्शन लेस करवा दो पिछले का जो आप टैक्स इसके ऊपर दे चुके हो। ठीक हो गया? सर सर, वो जो आपने पिछला बताया था कि नॉन एडजस्टेबल अगर खाली प्लॉट या लैंड उस पे नहीं होगा। सर अगर एसओपी क्वेश्चन उसने दिया हो तो वो हम नहीं लेंगे ना उसके लिए। अब देखो आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये तो सर नॉन एडजस्टेबल की आप ट्रीटमेंट बता रहे हैं ना, जहाँ पे रेंट ये जो अमाउंट है ये एडजस्टेबल होगी तब क्या बनेगा? तो तब आपने उसको इग्नोर कर देना है, फिर तो वो एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे रेंट के साथ ही, तो फिर आपने उसका कुछ भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं करनी। वो ऑटोमेटिकली जब आप रेंट कैलकुलेट करोगे महीनों में तो वो बेशक एडजस्ट होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब लैंड उसकी ओपन प्लॉट वगैरह के लिए आप ये वाली अमाउंट लेते हो ना तो उसको आपने 10 पे डिवाइड नहीं करना। सर वाला क्वेश्चन में दी गई।
जी सही है मोबाइल। अच्छा चलो अब हम आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ये मैं देना तो तुम्हें होम असाइनमेंट चाह रहा था कि तुम तसल्ली से ये खुद करो क्वेश्चन, बट थोड़ी बहुत ना मैं स्टार्ट में हेल्प कर दूंगा आपकी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सो मैं पढ़ने में हेल्प कर दूंगा आपकी, अभी कर देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। बाकी जो है वो आपका ये होम असाइनमेंट होगी कि आपने ये क्वेश्चन खुद करना है। ठीक हो गया। तो ये है हमारा क्वेश्चन, जिसमें हम कहते हैं कि ऑन 1 जुलाई 2004 Fahim agreed to rent out a house to Mirza at monthly rent of 1,80,000 with effect from 1 अगस्त 2024, सॉरी 2014 कर लो या 2024 कर लो, ठीक है। अब ये बताओ कि ये 1 जुलाई को इसने एग्रीमेंट किया है फहीम ने मिर्ज़ा के साथ कि मंथली रेंट जो है 1,80,000 के ऊपर मैं तुम्हें जो है ना वो रेंट पे दे रहा हूँ, ठीक है, घर। और ये अफेक्टिव होगा 1 अगस्त से, ठीक है। एंड रिसीव 1 ईयर रेंट इन एडवांस, और 1 साल का रेंट उसने एडवांस में ले लिया, ठीक है। 1 ईयर रेंट ले लिया उसने एडवांस में। ही आल्सो रिसीव्ड 8 लाख एज सिक्योरिटी डिपॉजिट विच वाज पार्टली यूज फॉर टू रिपे द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 4 लाख रिसीव फ्रॉम प्रीवियस टेनेंट इन जुलाई 2010 एंड पार्टली यूज फॉर रेनोवेशन ऑफ द हाउस, ठीक है। आप जरा समझो, ये वाली पूरी लाइन एक दफा खुद पढ़ लो आप। जी सर। पढ़ लिए। आपको कहना क्या चाह रहा है कि भाई आप आज किस जगह पे खड़े हो? आप खड़े हो इस टाइम जो है ना वो टैक्स ईयर 2000, और से हम 25 कहते हैं इसको, एक्स को हम जो है ना वो 25 कहेंगे, ठीक है। तो 2025 में आप खड़े हो। क्यों 25 में खड़े हो? क्योंकि आपकी कहानी शुरू हो रही है 1 जुलाई 2024 से, ठीक है, और आप रेंट पे दे रहे हो 1 अगस्त 2024 से, ठीक है। तो ये अगस्त से जून तक का पोर्शन आपका किस में आ रहा होगा? 2025 में। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। सर आप फ्रॉम अगस्त से, यानी कि तब अगस्त से स्टार्ट करेंगे ना? हाँ हाँ, जिस दिन से 11 वो कहते हैं ना मंथ। फैक्टिव है, मतलब ये है कि आप, इसने क्या है कि भाई इसने 1 जुलाई को एग्री कर लिया, साइन कर लिया होगा एग्रीमेंट, लेकिन उसने कहा कि भाई घर में तुम आओगे, इफेक्टिव कब होगा ये एग्रीमेंट, कब से? 1 अगस्त से, ठीक है। तो पहले तो रेंट की बात कर लेते हैं ना, रेंट इसमें कितना बनता है, तो रेंट जरा मुझे बता दोगे कितना है? सर ये बन रहा है 1,19,80,000। सही है। रेंटल इनकम हमारी आ गई कि 1,80,000 को मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि अगस्त से शुरू है तो अगस्त से आगे मैं मंथ काउंट करूँ तो 11 मंथ्स बनते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 1980,000, ठीक हो गया। अब आ जाता है कि भाई उसने तो ले लिया है भाई साहब ने 1 साल का एडवांस रेंट, ठीक है। एडवांस रेंट का मतलब क्या है कि ये जो अमाउंट इसने 1 साल की ली है, क्या ये एडजस्ट होती जाएगी या इसने एडजस्ट नहीं होना? सर शायद नहीं हो। नहीं ना बेटा, एडवांस रेंट का मतलब तो ये है कि उसने अगले पूरे साल का रेंट ये
12 महीने का रेंट जो है ना उसने एडवांस में ले लिया है, ये जितनी भी अमाउंट आती है, और अगले पूरे साल उसने रेंट देना ही नहीं है। ठीक है, ये सिक्योरिटी के तौर पे नहीं लिया उसने, या नॉन एडजस्टेबल रेंट नहीं लिया उसने, एडवांस के तौर पे रेंट दी है ना उसको, कि भाई ये एडवांस पकड़ ले, अगले पूरे साल इसमें से काटता रहिए। ठीक है, और प्लस उसने 8 लाख रुपए दिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये है नॉन एडजस्टेबल की बात हो रही। ठीक है, एक तो उसने बच्चों, आई कैब ने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एक तो एडवांस की कहानी डाल दी कि बच्चे उसको 12 से मल्टीप्लाई करके उसको भी नॉन एडजस्टेबल समझेंगे। नहीं, जब एडवांस है इसका मतलब ये है कि एडवांस कटना है, एडवांस में दे दिए आपने, उसको डिडक्ट करता रहना है उसके हर महीने के रेंट के अगेंस्ट। तो एडवांस वाले की तो ट्रीटमेंट ही कोई नहीं है। जो एडजस्टेबल अमाउंट आप लोगे उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेशन में आ रही होगी। ठीक है, सर ठीक है, अब आगे बात, 8 लाख जो लिया है, जो उसने 8 लाख का नॉन एडजस्टेबल लिया है, इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है। तो वो कहता है 8 लाख का जो आपका नॉन एडजस्टमेंट है, जो नए टेनेंट से आया है, न्यू टेनेंट जो है आपका मिर्जा, इससे आपको मिल गया 8 लाख रुपए। अब इस पे कहानी अब ये जाती है कि भाई इसी पैसों में से आपने कुछ पैसे रीपे किए हैं पिछले किराएदार को भी 4 लाख। इसका मतलब यह है कि ये पहले से एग्जिस्टिंग रेंट पे थी प्रॉपर्टी, अब आपने ये किसको दी है, मिर्जा को। तो अगर ये पहले से एग्जिस्टिंग रेंट पे थी प्रॉपर्टी, तो इसका पहला सिक्योरिटी डिपॉजिट भी था 4 लाख का, जो आप अब प्रीपे कर रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि पहले वाले सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर भी कुछ ना कुछ हम अमाउंट टैक्स करवा चुके होंगे। तो हमने प्रोविजन पड़ी है कि जब आप नए टेनेंट को दो, उससे एडवांस लो तो उसमें से लेस करवा दो जो पिछले सालों का आपने टैक्स करवा ली है। तो जरा आप मुझे बताओ कि ये कहानी ये वाली पढ़ो। And also, he also received 8 lakh as security deposit, which was partly used to repay security deposit of 4 lakh received from previous tenant in July 2020 एंड पार्शली यूज फॉर रेनोवेशन हो। वो कहता है भाई ये पिछला जो हमारा टेनेंट था ना, जिससे हमने 2020 में लिया था 4 लाख रुपए, उसको 4 लाख वापस कर दिए, 60 लाख में से कुछ हमने घर पे काम करवा दिया, रेनोवेशन करवा दिया। अब ये जो आपने 4 लाख रुपए वापस किए हैं, ये किस साल में आपने लिए हैं ये बताओ मुझे। ये हमने लिए थे जुलाई तो 2020 में, तो ये कौन से साल के अंदर लिए होंगे हमने, मतलब किस टैक्स ईयर के अंदर आएंगे। सर ये होगी 2021। 2021 में आएगा ये, हाँ है ना। और जी टैक्स सर। ईयर 2022 में भी आएगा, टैक्स ईयर 2023 में भी इसके ऊपर हमने टैक्स करवाया होगा, और टैक्स ईयर 2024 में भी हमने इसके ऊपर टैक्स करवाया होगा, ऐसे ही है। तो जी ये सर। 4 साल पे हम इसको पहले से टैक्स दे चुके होंगे। तो कितना टैक्स हम दिया होगा हमने, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ गया, 40,000 के हिसाब से। ठीक है, ये पिछले 4 सालों में हमने 40,000 के हिसाब से टैक्स करवा चुके हैं। और ये कितना बन गया टोटल, 1,60,000। तो इसका मतलब ये है कि 1,60,000 इसमें से हम निकालें पहले, और फिर जो अमाउंट बचती है हमारे पास 6,40,000, इसको आप डिवाइड करेंगे 10 पे, और वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 64,000। तो फिर हमारे पास एक वैल्यू आएगी जिसको हम ले सकते हैं कि ग्रोस रेंट चार्जेबल है हमारा, वो कितनी बनती है। ठीक है, हो गया। अब सर यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा कि इसमें इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि जो न्यू उसका टेनेंट है मेरे साथ से which was partially used to pay security deposit, यानी कि ये पहले से डिपॉजिट हो चुका है। नहीं, वो कहता है कि यार देखो, मैं नया किराएदार था, मैंने आपको 8 लाख रुपए पकड़ा दिए, और मैंने कहा कि ये नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जब मैं छोड़ के जाऊंगा मुझे वापस कर देना। जी अब आगे आप उससे जो मर्जी करो, कानून को उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आई कैब जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को ना, कानून में तो आगे लिखे नहीं है कि आपने उससे करना क्या है। कानून कहता है कि भाई आपने ले लिए तो आपने ये ट्रीटमेंट करनी है कि उसको 10 पे डिवाइड करना है, और अगर वो पहले से रेंट पे थी प्रॉपर्टी तो जितना पहले वाले से लिया हुआ था ना उसको टैक्स करवा चुके हो वो लेस कर दो उसमें। आई कैब वैसे कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है कि भाई आपने 8 लाख रुपए उससे लिए,
उसमें से आपने 4 लाख पिछले के वापस करने थे, वो वापस कर दिए, और 4 लाख में से जो बाकी बच गया उसको घर को रेनोवेट करने में आपने लगा दिया। ठीक है, इनके दोनों में एक ही मेथड यूज होगा, भला पिछले के वापस करने हो और या भला ये हाँ मतलब 8 लाख अगर आपने ले लिए ना नए टेनेंट से, तो वो चाहे आप अपने ड्रॉर में जाके रख दो, तकिए के नीचे रख दो, उनको बेशक उड़ा दो, जो मर्जी करो, उससे लॉ का लेना देने नहीं है। लॉ ने तो सिर्फ ये बताया कि जब नए टेनेंट से लो ना, तो देख लो कि पिछले टेनेंट से कुछ टैक्स करवा चुके हो तो वो उसमें से लेस करके बाकी को अगले 10 सालों पे करवा दो। और अगर पहली दफा प्रॉपर्टी हो रही है, मतलब इससे पहले कोई टेनेंट था ही नहीं, उसका एडवांस हम पहले से टैक्स नहीं करवा चुके, तो फिर चुप करके इसको 10 पे डिवाइड करो और अगले 10 सालों में दे दो। ठीक है, जी सर। अब ये आपका जो है ना होमवर्क है कि आपने इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ तक हम पहुंच गए थे, इसमें से लेस करने थे हमने कुछ एडमिसिबल डिडक्शंस, तो वो लेस करनी है, उसके लिए ये डाटा है, तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक दफा इसकी पिक्चर बना लो जल्दी से। सर एक मिनट, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लिखा हुआ है इसका नहीं आपने बताया। बेटा ये हमने जब डिडक्शंस पढ़ी थी तो हमने कहा था लोकल टैक्सेस, सर इधर तो मैं लिखा प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है। एडमिसिबल डिडक्शंस, डिडक्शंस पढ़ी है ना, हमने कहा था इनकम टैक्स के अलावा कोई भी टैक्स रेट सेस जो भी हुआ उसको हम एक्चुअल को लेस करेंगे, और मैं वहां पे आपको एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स की देता रहा था। और सर ये वाला पार्टली यूज फॉर रेनोवेशन, सॉरी पार्टली यूज फॉर रेनोवेशन। यार, वो कहता है ये 8 लाख आपको मिल गए, इसमें से 4 लाख आपने इधर कर दिए, बाकी का आपने घर में पेंट पूंट करवा लिया, कुछ अमाउंट 4 लाख उधर चली गई, कुछ से आपने रेनोवेशन करवा लिया। मैं तो ये बता रहा हूँ कि आपको इससे लेना देना ही नहीं है कि उसको जो मर्जी करे। इनके ये नहीं आएगा जी, सोल्यूशन का, ये सोल्यूशन के अंदर नहीं है। कि कैलकुलेशन के अंदर देखो, उसने रेनोवेट करवाया है, हम रिपेयर के लिए क्या, रेनोवेशन एक्चुअली रिपेयर है ना, आप अपने घर के रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हो, तो ये जो रिपेयर है ये तो हम लेते ही अलाउंस बेसिस पे हैं। ठीक है, तो बाकी अब ये मैं जानबूझ के आपको नहीं करवा रहा, क्योंकि आपकी वो सारी रिवीजन होगी जो हमने सारे पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, कौन कौन सी डिडक्शन अलाउड है, ये आपने खुद करनी है। ठीक है, सर इसके अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के करते वक्त इसके अंदर रिपेयर अलाउंस भी करेंगे बस। हमेशा करेंगे ना बेटा, हमने उसको बताना है कि इसके ऊपर टैक्स कितना लगना है। अंडर द प्रीमियम ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट दी प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम तक पहुंचने के लिए हमने इसमें से सारी डिडक्शन लेस करने के बाद प्रॉपर्टी इनकम आती है ना हमारी। सर यानी कि टैक्स वगैरह लगाना है डेट। एंड पे अगर टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हो ना, टैक्स लायबिलिटी, तो इसके ऊपर टेबल 1 लगेगा, वो जो पहले वाला नॉन सैलरीड वाला है, वो भी बेशक कर लेना। बस मसला ये है कि इसमें से डिडक्शन लेस करोगे तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकलेगा ना। जी। चलो अब इंशाल्लाह मंडे को हमारी क्लास होगी, अपना ख्याल रखना, टाइम हो गया हमारा।